इमेजिन करो आपको एक ऐसी बीमारी है जहां आपका दिल एक लिमिटेड काउंटडाउन पर चल रहा है। तोकीदोकी मांगा की ये कहानी दिखाती है कि क्या होता है जब प्यार करना ही आपकी मौत का सबसे बड़ा कारण बन जाए। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में तकागी हात्सु का ट्रांसफ़र एक रिमोट कंट्रीसाइड स्कूल में होता है। जब से वो यहाँ आई है, उसे कभी भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ घुल मिलते हुए नहीं देखा गया। वो क्लास में अकेली ही रहती है और किसी से बातचीत नहीं करती। क्लास में एक लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि उसका नाम इजिमा हयाटो है, लेकिन स्कूल में सब लोग उसे पॉप्पो कहकर बुलाते हैं। वो खुद को एक नॉर्मल टीनेजर बताता है जिसने हाई स्कूल में आते ही अपने बाल डाई किए और लाइट म्यूजिक क्लब ज्वाइन किया। अभी के टाइम पर वो तकागी हात्सु में इंटरेस्ट रखता है। तकागी हात्सु स्कूल में किसी से बात नहीं करती। स्कूल खत्म होते ही घर चली जाती है। पीई के टाइम भी अलग बैठी रहती है। उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर र्यूमर्स हैं, लेकिन सच किसी को नहीं पता। तकागी हात्सु के अराउंड जितनी ज़्यादा बातें और मिस्ट्रीज होती जाती हैं, उतना ही इजिमा हयाटो पोप्पो उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। जुलाई के बीच में दोनों पहली बार डायरेक्टली मिलते हैं जब इजिमा क्लास स्किप करके इन्फर्मरी जाता है। इन्फर्मरी के अंदर तकागी हात्सु कपड़े चेंज कर रही होती है और उसी वक्त अचानक कोई अंदर आ जाता है जिससे वो शॉक हो जाती है। इजिमा हयाटो घबरा जाता है और तुरंत बोलता है कि उसने कुछ नहीं देखा और ये सब गलती से हुआ है। वो बार बार सॉरी बोलता है। तकागी हात्सु भी शॉक में होती है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस बन जाता है। उसका ध्यान तकागी हात्सु के हाफ नेकेड होने पर नहीं जाता, बल्कि उसके बॉडी पर लगे एक मेडिकल पैच पर चला जाता है जो उसकी नज़र पकड़ लेता है। बाद में एक सवाल आता है, क्या तुम कोकुहाकु डिजीज़ के बारे में जानते हो? इजिमा कहता है कि उसने कोकुहाकु डिजीज़ के बारे में पहले सुना हुआ है। वो बताता है कि कुछ साल पहले एक सेलिब्रिटी इस डिजीज़ की वजह से मर गया था, इसलिए अब ये काफ़ी वेल नोन है। तकागी बताती है कि एक रेयर डिजीज़ है जो मिलियन में सिर्फ एक इंसान को होती है। ऑफिशियली इसमें दिल की मसल वीक हो जाती है, जिससे हार्ट बीट इर्रेगुलर हो जाती है और ये कार्डियोमायोपैथी जैसी कैटेगरी में आती है। तकागी समझाती है कि हर इंसान के जीवन में कितनी हार्ट बीट्स होंगी ये जन्म के टाइम ही डिसाइड होता है, लेकिन जिसको ये इलनेस होती है उसके हार्ट बीट्स बाकी लोगों से कम होते हैं। तकागी अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें एक ऐप उसके रिमेनिंग हार्ट बीट्स शो करता है, साथ ही उसका नाम और हार्ट बीट ग्राफ भी होता है। तकागी बताती है कि उसके पास लगभग 221 मिलियन हार्ट बीट्स बचे हुए हैं, लेकिन इस स्पीड से देखा जाए तो 6-7 साल में उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। वो कहती है कि अगर किसी के पास ये पर्सनल ऐप और आईडी हो तो वो अपने खुद के हार्ट बीट्स भी चेक कर सकता है। तकागी बताती है कि हार्ट रेट बढ़ने से उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, इसलिए उसे हेवी एक्सरसाइज मना है। पेसमेकर उसकी हार्ट रेट कंट्रोल करता है और रिमेनिंग बीट्स बताता है। इजिमा पूछता है कि तकागी ने उससे ये बात क्यों बताई। तकागी कहती है कि उसे लगा वो सीक्रेट रखेगा। तकागी बताती है कि पिछले स्कूल में र्यूमर्स की वजह से उसे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन छोटी लाइफ स्पैन के अलावा सब नॉर्मल है। तकागी कहती है कि वो भी बाकी सब की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है और सबके साथ घुल मिलना चाहती है। वो कहती है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो अपनी बची हुई ज़िंदगी का हर सेकंड जीना चाहेगी, लेकिन डर है क्योंकि ऐसा करने से उसकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है। इजिमा याद करता है कि ये बातें बताते वक्त तकागी काफ़ी उदास लग रही थी और बिना ज़्यादा सोचे वो थोड़ा इमोशनली रिएक्ट कर गया। इजिमा पूछता है कि क्या तकागी की बातें उसके सच्चे फीलिंग्स थे। तकागी जाते जाते उससे कहती है कि ये बात सीक्रेट रखे। इजिमा अचानक इमोशनली बोल पड़ता है कि वो तकागी की मदद करेगा और उसे अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जीने में हेल्प करेगा। तकागी ये सुनकर शॉक हो जाती है। बीच पर पहुंचते ही तकागी पहली बार समुंदर देखती है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, इट्स द सी, और खुशी से आगे बढ़ती है। इजिमा उसे देखकर स्माइल करता है, जबकि तकागी पूरा मोमेंट एंजॉय कर रही होती है। इजिमा पूछता है कि क्या तकागी पहली बार बीच आई है। तकागी एक्साइटेड होती है और कहती है कि समुंदर बहुत बड़ा है। तकागी अपनी एक्साइटमेंट बताती है और कहती है कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है। इजिमा ये देखकर थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है। इजिमा पूछता है कि क्या तकागी इस सब के साथ रियली ठीक है। तकागी जवाब देती है कि उसे चिंता न करे, वो ये सब खुद ही करना चाहती थी। तकागी कहती है कि अगर इजिमा उसकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखता तो वो ये बात कभी कह ही नहीं पाती। वो बताती है कि यूजुअली लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। तकागी कहती है कि जो लोग उसकी कंडीशन जानते हैं उनमें से इजिमा पहला है जिसने ऐसा कहा। फिर वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि वो सच में खुश है। इजिमा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि तकागी मुस्कुराते हुए ऐसी ही लगती है। इजिमा कहता है कि अगर तकागी कुछ भी करना चाहे तो वो मदद करेगा। तकागी कहती है कि उसे खुशी है कि कोई उसकी हेल्प के लिए है और कहती है कि उसे हत्सु कहकर बुलाए।
टकागी इजिमा का फर्स्ट नेम पूछती है। इजिमा अपना नाम हातो बताता है। इसी के साथ नरेशन बताता है कि उनकी समर हॉलिडेज यहीं से स्टार्ट होती हैं। टकागी और इजिमा अम्यूजमेंट राइड पर ऊपर जा रहे होते हैं। टकागी मजाक में कहती है कि ऐसी एक्साइटमेंट से उसकी लाइफ स्पैन कम हो रही होगी, जबकि इजिमा उसे लाइटली ना कहने को बोलता है। राइड समिट के पास पहुंचती है और नीचे गिरने लगती है। टकागी और इजिमा दोनों जोर से चिल्लाते हैं। टकागी राइड को दोबारा ट्राई करना चाहती है और कहती है कि ये बहुत फन है। इजिमा थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। इजिमा सोचता है कि जब से वो टकागी के साथ टाइम बिता रहा है, उसकी स्कूल वाली साइलेंट और ग्लूमी इमेज बिल्कुल अलग लग रही है। वो रियलाइज करता है कि टकागी जोक्स भी कर सकती है, लोगों से बात करती है, घूमती फिरती है और रियल लाइफ में उसकी पर्सनालिटी उसकी अपीयरेंस से काफ़ी डिफरेंट है। टकागी बताती है कि बचपन से उसे अपने बॉडी को लेकर ज़्यादा एंजॉय करने से रोका गया था। इजिमा उसके रिएक्शंस देखकर सरप्राइज होता है। इजिमा पूछता है कि क्या टकागी ने पहले कभी आइसक्रीम नहीं खाई। वो उसे आइसक्रीम ट्राई करने को देता है। टकागी आइसक्रीम खाते ही एक्साइटेड हो जाती है, उसे बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा मैस हो जाता है। इजिमा ये सब देखकर रिएक्ट करता है। इजिमा सोचता है कि टकागी का ये चीयरफुल साइड सिर्फ वही जानता है और ये बात उसे थोड़ी खुशी देती है। उसकी नॉर्मल इमेज जैसे बदल जाती है। दोनों रोज साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नरेशन के साथ दिखाया जाता है कि दोनों ने साथ में बहुत ज़्यादा मज़ा किया। दोनों साइकिल पर जा रहे होते हैं। टकागी कहती है कि आज उसने बहुत मज़ा किया और वो फिर से जाना चाहती है। इजिमा कहता है कि सब ठीक है, बस टाइट पकड़ के रखें क्योंकि थोड़ा डेंजरस हो सकता है। टकागी के एक्साइटमेंट में बोलती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है और मजाक में अपने हार्ट के बारे में कहती है। वो इजिमा से पूछती है कि क्या ऐसे पकड़ना ठीक है। इजिमा हाँ बोलता है और उसका दिल तेज धड़कने लगता है। बताया जाता है कि नॉर्मल हेल्दी लोगों में एक्सरसाइज या मूवमेंट से लाइफ स्पैन कम नहीं होती, लेकिन टकागी के केस में ये अलग है। टकागी का हार्ट रेट एक बार बढ़ने के बाद उसे नीचे लाना मुश्किल होता है और बैलेंस तभी होता है जब वो सोती है। रोज की एक्साइटिंग एक्टिविटीज भी उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा थोड़ा कम कर रही होती हैं। इजिमा रियलाइज करता है कि वो लोग रोज रिस्क ले रहे हैं और इस तरह की एक्साइटमेंट टकागी के लिए डेंजरस हो सकती है। वो बताती है कि उसने अपनी सिचुएशन पेरेंट्स को समझा दी है और उन्होंने समझ लिया। इजिमा बस चुपचाप सुनता है और समझने का रिएक्शन देता है। इजिमा कहता है कि टकागी पीछे हटने की बात तो नहीं कर रही और याद दिलाता है कि समर अभी शुरू ही हुई है। इजिमा बताता है कि कल पास के टाउन में फायरवर्क्स होंगे और टकागी से पूछता है कि क्या वो आएगी। टकागी इजिमा को थैंक्स कहती है और उसका निकनेम पोप्पो-कुन बोलती है। इजिमा फायरवर्क्स के प्लान पर कहता है कि यही सही है और टकागी हाँ बोलकर आने को मान जाती है। बाद में दोनों बैठे होते हैं। इजिमा उसके सर पर लगी चीज़ यानी गिटार पिक की तरफ इशारा करता है और टकागी थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। टकागी बताती है कि ये गिटार पिक पहली चीज़ है जो उसने अपने लिए खुद खरीदी थी। बचपन में वो आर्टिस्ट बनने का सपना देखती थी। वो कहती है कि पहले गाने बनाना, पोएम्स लिखना और सिंगिंग प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब सब छोड़ दिया है। इजिमा सरप्राइज होता है और कहता है कि ये वेस्ट है। टकागी कहती है कि ये चीज़ अब किसी और को सुनाने लायक नहीं। इजिमा स्ट्रांगली बोलता है कि वो सुनना चाहता है क्योंकि ऐसा चांस जिंदगी में एक ही बार मिलता है। इजिमा कामली समझाता है कि अगर टकागी ने इतनी मेहनत से गाने लिखे हैं तो उन्हें बजाना एक वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है और ये उसकी यूथ का हिस्सा है। टकागी शर्मा के मान जाती है, बोलती है सिर्फ एक बार और तुम हंसना मत। इजिमा एक्साइटेड हो जाता है। टकागी गिटार उठाकर स्टेज पर खड़ी होती है। टकागी गाना बजाना स्टार्ट करती है। इजिमा चुपचाप बैठकर सुनता है, पूरी तरह फोकस्ड। इजिमा टकागी को बुलाता है। टकागी कंफ्यूज्ड होती है कि क्या बात है। इजिमा उससे अपने लाइट म्यूजिक क्लब के मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करता है, ड्रमर, कीबोर्डिस्ट और बेसिस्ट। इजिमा टकागी से रिक्वेस्ट करता है कि सबके सामने एक और बार गाना गाए। टकागी तुरंत मना कर देती है, वो नर्वस हो जाती है। इजिमा समझाता है कि क्लब फेमस नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं। टकागी थोड़ी शर्माते हुए गाना गाने के लिए हाँ कह देती है। टकागी स्टेज पर आती है, आंखें बंद करके गाना शुरू करती है। जैसे ही वो गाती है, रूम में सब चुप हो जाते हैं। सब उसकी आवाज़ सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं। इजिमा सिर्फ एक चीज़ सोचता है, उसकी आवाज़। टकागी गाती रहती है, उसकी आवाज़ सॉफ्ट और सूदिंग होती है जो सबको अट्रैक्ट कर लेती है। क्लब मेंबर्स उसकी सिंगिंग सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। सब कहते हैं कि उसकी वॉइस दिल को छू जाती है। इजिमा एक्साइटेड होकर टकागी से पूछता है कि क्या ये सॉन्ग उसने खुद लिखा है।
सब उसकी तारीफ करते हैं। बैंड डिसाइड करता है कि अक्टूबर के कल्चरल फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहिए। इजिमा तकागी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी बैंड की वोकलिस्ट बन जाए। बैंड तकागी को एंकरेज करता है और उससे पहली परफॉर्मेंस के लिए रेडी होने को कहता है। सब पॉजिटिव और एक्साइटेड होते हैं। तकागी थोड़ी नर्वस होती है लेकिन फाइनली हाँ कह देती है। कल्चरल फेस्टिवल के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। बैंड रोज प्रैक्टिस करता है और ओरिजिनल सॉन्ग का बैंड वर्जन बनाता है, चाहे रिजल्ट का श्योर ना हो। तकागी की सिचुएशन सब मेंबर्स को समझा दी जाती है, इसलिए वो प्रैक्टिस के टाइम थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है और सब उसे सपोर्ट करते हैं। तकागी सोचती है कि बैंड के साथ गुजरे पिछले कुछ महीने सपने जैसे थे और मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है। फेस्टिवल के बाद ब्रेक लेने की बात होती है। वो पॉप्पो का हाथ पकड़ लेती है। तकागी के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। वो सोचती है कि शायद ये उसकी ज़िंदगी का सबसे एक्साइटिंग पल है। पॉप्पो थोड़ा शर्माता है, जल्दी से कहता है कि वो पहले चला जाएगा। कल्चरल फेस्टिवल का सीन होता है। स्कूल में क्राउड है, स्टॉल्स लगे हुए हैं और परफॉर्मेंस का टाइम पास आ रहा है। बैक स्टेज पे तकागी बहुत नर्वस हो जाती है। लोग उसे काम डाउन करने को कहते हैं क्योंकि उसका टर्न ऑलमोस्ट आ चुका है। पॉप्पो कुन उसे थोड़ा फ्रेश एयर लेने को बोलता है। तकागी का हार्ट बहुत तेज धड़क रहा होता है और वो अपनी नर्वसनेस को संभालने की कोशिश करती है। वेरांडा पर बात होती है। तेज हवा चलती है। तकागी के बाल और उसके सर पर लगा गिटार पिक हवा में उड़ जाता है। हवा के झटके से तकागी का गिटार पिक छूटकर नीचे गिर जाता है। वो घबराकर जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ सुनकर पॉप्पो कुन तुरंत पीछे मुड़कर देख लेता है। समझ जाता है कुछ गलत हो गया। तकागी का गिटार पिक खो जाता है जो वो परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करने वाली थी, इसलिए वो थोड़ा घबरा जाती है। पॉप्पो कहता है कि वो पिक ढूंढेगा और बाकी लोग सजेस्ट करते हैं कि अभी के लिए तकागी दूसरा पिक यूज़ कर ले। तकागी मान जाती है और पॉप्पो क्लियरली कहता है कि वो वही खोया हुआ पिक ज़रूर ढूंढ कर लाएगा ताकि तकागी बिना टेंशन के परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन कर सके। पॉप्पो समझ जाता है कि पिक हवा के साथ स्कूल बिल्डिंग के पीछे वाली बुशेस में गया होगा और वहीं ढूंढने निकल जाता है। वो स्कूल के पीछे इधर उधर बुशेस और ग्राउंड के पास ढूंढता रहता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी पिक तुरंत नहीं मिलता और पॉप्पो थका हुआ फोकस्ड फेस के साथ सर्च कंटिन्यू करता रहता है। तकागी को उसका गिटार पिक मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। उसे बताया जाता है कि पॉप्पो ने ही पिक ढूंढकर भेजी है। तकागी खुशी में सोचती है कि उसे लग रहा था पिक वापस नहीं मिलेगा। फिर वो नोटिस करती है कि पॉप्पो आसपास दिख नहीं रहा और पूछती है वो कहाँ है। तकागी जब पूछती है पॉप्पो कहाँ है, तब उसे बताया जाता है कि पॉप्पो स्टेज पर आने वाला ही नहीं है। ये सुनकर तकागी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि पॉप्पो परफॉर्मेंस में होगा। सीन कट होता है टेरेस पर, जहां पॉप्पो अकेला खड़ा होता है, जैसे वो स्टेज और सबसे दूर रहने का डिसीजन ले चुका हो। तकागी पॉप्पो को ढूंढते हुए छत पर आ जाती है और उसे देखकर शॉक में आ जाती है। पॉप्पो नोटिस करता है और पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। तकागी फ़ोन पर हाइटो इजिमा यानी पॉप्पो की हार्ट रेट ऐप देखती है। उसमें पॉप्पो की खाली 1264 हार्ट बीट बची होती है। ये देखकर तकागी शॉक हो जाती है क्योंकि ये हार्ट बीट बहुत कम है। पी साउंड के साथ हार्ट बीट और गिरता हुआ जाती है। इस मोमेंट पर तकागी को रियलाइज होता है कि पॉप्पो की कंडीशन डेंजरस है। पॉप्पो बताता है कि उसके पास अब सिर्फ लगभग 15 मिनट बचे हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि जब उसके पेरेंट्स को उसकी डिजीज़ के बारे में पता चला तो उन्होंने रिलेटिव से मदद लेकर एक महंगा मेडिकल डिवाइस उसके साथ अटैच करवाया ताकि उसकी कंडीशन को संभाला जा सके। पॉप्पो आगे कहता है कि डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि जो भी टाइम उसके पास बचा है वो उसे अपनी मर्जी से जी सकता है, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन साथ ही वो ये भी सच बताता है कि उसके पेरेंट्स और फैमिली इस फैसले से खुश नहीं थे। पॉप्पो बताता है कि जब उसे पता चला कि तकागी को भी वही बीमारी है जो उसे है, तो उसे काफ़ी हैरानी हुई। इसके बाद पॉप्पो एक बात क्लियर करता है कि अगर उसने अपनी कंडीशन तकागी को पहले ही बता दी होती तो तकागी शायद अपने आप को इतना ज़्यादा पुश नहीं करती। पॉप्पो बताता है कि हाई स्कूल ज्वाइन करते ही उसने अपने बाल डाई किए और लाइट म्यूज़िक क्लब ज्वाइन किया क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसे मरना ही है तो वो उससे पहले अपनी ज़िंदगी को एक्साइटमेंट से भर देना चाहता था। वो कहता है कि तकागी भी बिल्कुल वही सोच रही थी, इसलिए वो उसे समझ पाता है। फिर पॉप्पो सॉफ्टली एक्सेप्ट करता है कि तकागी की वजह से उसकी लाइफ सच में काफ़ी फन और मीनिंगफुल रही है और इसीलिए वो दिल से चाहता है कि तकागी अपनी लाइफ आगे पूरी हिम्मत के साथ जिए। इस बात पर तकागी इमोशनल हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाता है। तकागी गुस्से और इमोशन के मिक्स में पॉप्पो को इडियट कह देती है। वो पॉप्पो को टाइटली हक करके कहती है कि वो पॉप्पो के साथ ही रहेगी, चाहे स्टेज पर हो या ना हो।
पॉप्पो तकागी से पूछता है कि भीड़ के सामने गाना गाना एक्साइटिंग होता है ना, इसीलिए वो यहीं खड़े होकर उसका गाना सुनेगा। वो क्लियर करता है कि आज के दिन के लिए उन दोनों ने मिलकर काफ़ी एफर्ट लगाया है ताकि ये परफॉर्मेंस सक्सेसफुल हो। पॉप्पो तकागी से सीधा कहता है कि वो उसका गाना सुनना चाहता है। ये सुनकर तकागी अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाती और रोते हुए पॉप्पो के सीने से लग जाती है। उसी वक्त नेक्स्ट अनाउंसमेंट होती है कि आज का अगला प्रोग्राम लाइट म्यूजिक क्लब की तरफ से होने वाला है, जो क्लियरली सिग्नल करता है कि अब उनका परफॉर्मेंस शुरू होने जा रहा है। तकागी वापस बैकस्टेज आती है, जहां उसका क्लब मेंबर उससे पूछता है कि क्या वो परफॉर्मेंस के लिए रेडी है। तकागी साइलेंटली नॉड करती है और लाइट म्यूजिक क्लब का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। स्टेज पर जैसे ही वो गाना स्टार्ट करती है, ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन फैल जाता है। लोग आपस में बात करते हैं कि क्या लाइट म्यूजिक क्लब में कोई लड़की भी थी। कुछ स्टूडेंट्स नोटिस करके कहते हैं कि जो लड़की परफॉर्म कर रही है वो बिल्कुल तकागी जैसी लग रही है, और फिर डाउट होता है कि क्या ये वही तकागी है जो सेकेंड ईयर में थी। लाइट म्यूजिक क्लब का परफॉर्मेंस फुल एनर्जी के साथ शुरू होता है। स्टेज पर तकागी कॉन्फिडेंटली गाना गा रही होती है और बैंड उसका पूरा साथ देता है। ऑडियंस पहले शॉक होती है, फिर उसकी पावरफुल वॉइस से सब कंप्लीटली उसके गाने में खो जाते हैं। तकागी के चेहरे पर इमोशंस और पैशन क्लियरली दिखते हैं, और ये सीन शो करता है कि ये परफॉर्मेंस उसके दिल से आ रही है, सिर्फ एक स्टेज एक्ट नहीं। इस सीन में पॉप्पो यानी हाइटो इजिमा अकेला बैठा तकागी का गाना सुन रहा होता है और दिल से सोचता है कि उसकी वॉइस कितनी ब्यूटीफुल है। गाना सुनते हुए उसके मन में रिग्रेट आता है। उसे लगता है कि उसे तकागी को किस कर लेना चाहिए था, और वो खुद को इडियट कहकर ब्लेम करता है। नरेशन के थ्रू रिवील होता है कि हाइटो इजिमा 17 साल की उम्र में अपनी डिजीज की वजह से इस दुनिया से चला जाता है। तकागी अपनी पूरी जिंदगी गाने के लिए डेडिकेट कर देती है। वो अपनी इलनेस सबके सामने एक्सेप्ट करती है और ऐसे सॉन्ग्स गाती है जो दूसरों को हिम्मत देते हैं। उसकी वॉइस सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाती है और वो बहुत कम टाइम में फेमस हो जाती है। उसके लास्ट लाइव कॉन्सर्ट में लगभग 40,000 लोग आते हैं। आखिरी दिनों तक उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रखते हैं। आखिर में 21 साल की उम्र में तकागी इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और सेटिस्फैक्शन की मुस्कान होती है, जैसे उसने अपनी लाइफ का गोल पूरा कर लिया हो।